हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हिटन ब्रिज प्रिंसिपल। ये एचएस सेकेंड ईयर का कंटिन्यूशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले जो हमने डिस्कस की थी वो है किरचॉफ लॉज, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो किरचॉफ लॉज जो करंट लॉ और वोल्टेज लॉ है उसके एप्लीकेशन तुम्हें कैसे करना है वो बताते हुए मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया। तो ये जो टॉपिक है हमारा व्हिटन ब्रिज वो किरचॉफ लॉज के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब इसमें हम किरचॉफ लॉज जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो आई होप कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, स्पेशली मैं वोल्टेज लॉ के बारे में बात करूंगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है जो है उसको तुमने अप्लाई करना सीख लिया है, क्योंकि मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी दिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई दिया हुआ है, तो आई होप कि वो तुम समझ चुके हो केवीएल। तो केवीएल यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई होगा। तो ये किरचॉफ लॉ अगर तुम समझते हो तो ये भी इजीली कर पाओगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इतना टफ टॉपिक है नहीं। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर तुम मैं बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। और अगर तुम एंट्रेंस के बारे में बात कर रहे हो, मतलब नीट और जेडब्ल्यू का, तो इससे रिलेटेड जो सर्किट डायग्राम बनते हैं ना उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहले हम इसका जो थ्योरी है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ निकालेंगे अल्टीमेट इक्वेशन, फिर इसका रिलेटेड जो सर्किट डायग्राम होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल में नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हिटन ब्रिज प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे एक प्रिंसिपल होगा। तो पहले व्हिटन ब्रिज जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ इसमें अप्लाई होगा, वो मैंने पहले बता दिया। तो इसमें क्या है ना, इसमें 4 रजिस्टर जो होता है, 4 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये ब्रिज की तरह इसके पास 4 आर्म्स होते हैं, और इस 4 आर्म्स में 4 रजिस्टर्स होते हैं। इसमें आउट ऑफ 4 रजिस्टर 3 जो रजिस्टर्स होगा वो नोन होता है। ठीक है, और एक जो रहता है वो अननोन है। तो इसका प्रिंसिपल को यूज करते हुए तुम जो करने वाले हो यहाँ पे, ये जो अननोन रजिस्टर है ना उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वही डिटरमाइन करने वाले हो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या करने वाले हो वो पता चल रहा है। इसमें जो होगा एक सर्किट बनेगा जिसका 4 आर्म्स होगा। इस 4 आर्म्स में तुम्हारे पास 4 रजिस्टर्स होगा। आउट ऑफ वो 4 रजिस्टर्स जो होगा उसमें 3 रजिस्टर्स जो होंगे उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो नोन होगा, और एक जो होगा अननोन उसको तुम्हें डिटरमाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले डायग्राम को बना लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो कैसा है। इसको तुम्हें ड्रॉ करना है, तो इस साइड में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं तो रब कर सकता हूँ इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट बना लिया। वन टू थ्री फोर, ये जो आर्म है ये 4 आर्म्स में 4 रजिस्टर होंगे। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ, उसके बाद तुम बना लेना। पी क्यू, ठीक है। तो पहले समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने ड्रॉ किया ना इसका नेमिंग कर देते हैं ऐसे ABCD। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर का। तो इस अरेंजमेंट में इसके 4 आर्म्स में 4 रजिस्टर्स तुमने रख दिया। तो PQR मान लो यहाँ पे जो रजिस्टर्स है वो नोन है, और S जो है वो अननोन है। मतलब यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, S अननोन रजिस्टर है। ठीक है, अननोन रजिस्टर है। तो मतलब यहाँ पे तुम जो करने वाले हो वो S का वैल्यू डिटरमाइन करने वाला हो इन टर्म्स ऑफ PQR। ठीक है, ये तो नोन है तो ये हमें पता है, तो इसके हिसाब से हम S का वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा होता है जो कि हम कहते हैं कि व्हिटन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बताऊंगा मैं इसके बारे में। व्हिटन ब्रिज इज बैलेंस्ड, इस कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या होता है, ये वाला कंडीशन कब कहा जाता है, मतलब व्हेन व्हिटन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो एक बार देख लो, ये तुम्हारे पास 1 2 3 4 आर्म्स है। तो
तुमने कनेक्शन कैसे किया, तुमने जो तुम्हारे पास बी और डी देखो, इन दोनों एंड में तुमने क्या किया, एक सेल लगा दिया। देखो मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अगर लिखना है एग्जाम में, इसको पूरा लिखना है तो कंस्ट्रक्शन कैसे किया वो भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन में तुम ये लिखोगे कि बी और डी पॉइंट को जोड़ते हुए तुमने क्या लगा दिया, सेल लगा दिया। एक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो सेल है जिसका EMF ई मैंने लिखा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर EMF है तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बट इस केस में व्हिटस्टन ब्रिज में हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। आगे भी देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कोई कहानी यहाँ पे नहीं आएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से, वैसे ये EMF है। ठीक है, एक सेल लगा दिया। यहाँ पे देखो तुमने एक चीज़ किया कि A और C पॉइंट जो है वहाँ पे तुमने क्या लगाया, G। ये G जो है वो गैल्वेनोमीटर है, ये एक डिवाइस है टू डिटेक्ट करंट। अब तुम कहोगे कि मेरे पास तो एमीटर भी है। एमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट डिटरमाइन कर सकता है, बट गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। माइंड इट, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस यही है कि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल करंट भी जाएगा ना तब भी ये डिफ्लेक्शन दे देगा। और ये मान लो ये 2 एम्पियर एक करंट जा रहा है तो ये इसको रीड कर सकता है, बट अगर मान लो 1 मिली एम्पियर एक करंट जा रहा है तो ये सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत छोटा करंट है, फिर भी मतलब 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, तो बहुत छोटा करंट है, बट इस डिवाइस, ये जो डिवाइस है ये इसको रीड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, एमीटर नहीं लगाया। अगर छोटे से छोटे करंट भी इस साइड से चला गया होगा तो ये रीड कर जाएगा। ठीक है, तो देखो गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है वो मतलब हमें चैप्टर 4 में पढ़ना है, जहाँ पे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो पढ़ेंगे। फिर हम गैल्वेनोमीटर के जो कन्वर्शन होते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर से एमीटर, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस होता है, मतलब जिसका वैल्यू मैंने यहाँ पे G रख दिया। ठीक है, तो इसका एक रेजिस्टेंस होता है, इसके इनबिल्ट अंदर में एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें सिंबॉलिकली मैंने ऐसे नहीं ड्रॉ किया, मैंने वैसे G बता दिया। मैंने तुम्हें, जैसे कि तुम कह रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस, ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है P, ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है Q, तो इसका भी एक अंदर में इनबिल्ट रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस मैंने बताया कि लेट अस कंसीडर G बी द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो, तो इतना तुम्हारा हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे किया। 4 आर्म्स था, 4 आर्म्स में तुमने 4 रजिस्टर जो है लगाया जिसका रेजिस्टेंस है PQRS। यहाँ पे PQR जो है वो नोन है, S तुम्हारा अननोन है। अननोन जो है उसको तुम्हें निकालना है इन टर्म्स ऑफ PQR। ठीक है, कब निकालना है, तब जब व्हिटस्टन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, उस कंडीशन में निकालना है। ठीक है, फिर तुमने कनेक्शन कैसे लगाया, तुम कह रहे हो कि B और D जो है इस पॉइंट से तुमने एक सेल लगा दिया, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, नेग्लेक्टेड है। ठीक है, और A और C जो है उसके साथ तुमने क्या लगाया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो छोटे से छोटा करंट भी रीड कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इस गैल्वेनोमीटर का इनबिल्ट रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस हमने G पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे समझने वाली बात यह है कि ये जो सेल है इससे अगर मान लो करंट निकला I, छोटा स्मॉल I दूँ, स्मॉल I। ठीक है, तो करंट देखो यहाँ से निकलते हुए ऐसे होगा, ये करंट मैं यहाँ पे भी दूंगा, ये करंट गया यहाँ से यहाँ, बट यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, मान लो इस साइड में चला गया I1। ठीक है, तो इस साइड में कितना गया, I माइनस I1, P को मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर, मैंने लास्ट वीडियो में किरचॉफ लॉ में बता दिया था कि जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना करंट ही वापस यहाँ पे आना है। मैंने पहले ही लिख दिया I करंट वापस आएगा, फिर भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे यहाँ पे I ही आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये करंट यहाँ से गया I1, तो मैंने कहा यहाँ पे कितना गया, I माइनस I1। ठीक है, अब देखो इससे अगर मैं कह रहा हूँ कि IG करंट जो है वो चला गया किससे, गैल्वेनोमीटर से। IG करंट गैल्वेनोमीटर से चला गया। ठीक है, तो तुम कह रहे हो यहाँ से कितना जाएगा, देखो यहाँ से कितना गया, I माइनस I1 गया था, कहाँ से, ये BA पाथ में,
उससे तुम कह रहे हो कि आई जी करंट यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा, आई माइनस आई वन माइनस आई जी, इतना बचा। ठीक है, चलो फिर ये आई वन करंट यहाँ से आते हुए और आई जी करंट यहाँ से आते हुए यहाँ पे गया, तो आई वन प्लस आई जी गया। ठीक है, अब देखो ये जो करंट यहाँ से आते हुए यहाँ पे गया, मतलब कितना है, आई माइनस आई वन। ये दिखाई दे रहा है क्या, मैं ठीक से लिखूँ, ये जो करंट है ये जाते हुए यहाँ पे जब आया तो कितना हुआ, आई, देखो ये और ये करंट यहाँ से आया और ये करंट यहाँ से, दोनों मिला के यहाँ पे जाएगा। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, आई माइनस आई वन माइनस आई जी प्लस ये प्लस आई वन प्लस आई जी। तो ये देखो कट गया, बचा कितना, आई। मैंने पहले ही लिख दिया था कि आई ही आएगा। ठीक है, अगर तुम किताब में फॉलो कर रहे हो तो किताब में शायद यहाँ पे ऐसे दिया, इस साइड पे किताब में शायद इस साइड पे आई वन दिया और इस साइड पे आई माइनस आई वन दिया, तो मैंने शायद उल्टा किया। जो भी है सेम ही आएगा अल्टीमेटली इक्वेशन, यहाँ से आई गया तो आई ही आएगा। ठीक है, चलो तो ये चीज़ क्लियर है ना, कैसे मैंने करंट जो था यहाँ पे मुझे दिया हुआ नहीं था। लेट अस कंसीडर कि आई बी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। ठीक है, सर्किट थ्रू द सर्किट। तो यहाँ से करंट आते हुए फिर स्प्लिट हुआ, तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया आई वन, फिर यहाँ पे कितना हुआ, आई माइनस आई वन। फिर मैंने कहा यहाँ से जाते हुए ये जो गैल्वेनोमीटर करंट है उसको मैं आई जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर करंट को मैंने आई जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बाकी जो बचा करंट, मतलब आई माइनस आई वन से तो आई जी चला गया, बाकी बचा इतना, आई माइनस आई वन माइनस आई जी। इससे आई जी माइनस करना है ना मुझे, तो कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, आई वन करंट यहाँ से आया, ये इस साइड में जाएगा और आई जी करंट भी आके इस साइड में जाएगा, तो आई वन प्लस आई जी करंट इस साइड में गया। अब ये दोनों करंट यहाँ से जाते हुए यहाँ पे आएगा, मतलब आई प्लस आई जी आया, उसके साथ कौन सा आया, आई माइनस आई वन माइनस आई जी। फिर कैलकुलेशन किया तो देखा आई ही निकलता है। ठीक है, इसका आंसर कितना निकलता है, आई। तो ये मैंने पहले लिख दिया था, यहाँ से आई करंट गया तो आई करंट ही आएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब तुम्हारे पास बी ए सी बी, ये एक लूप में ले लेता हूँ, और ये एक लूप ले लेता हूँ ए सी डी ए। इन दोनों लूप्स में ना हम किरचॉफ सेकेंड लॉ, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस कंडीशन कौन सा होता है और उस कंडीशन में क्या होगा। फिर देखेंगे कि कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस जो है एस उसको निकाल सकते हैं। तो चलो पहले मैं ये ले लेता हूँ कि हमारे पास जो क्लोज्ड लूप है बी ए सी बी, सो अप्लाइंग, यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग के वी एल इन क्लोज्ड लूप दिस। तो देखो पहले बात तो ये समझ लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास बी ए सी बी में कोई भी ईएमएफ अप्लाइड है नहीं है, तो जीरो है। मतलब मैंने कहा था कि ईएमएफ वाला टर्म एक साइड पे लिखो और फिर आईआर वाला टर्म एक साइड पे लिखो, समेशन तो होगा ऑब्वियसली। बट ये जो कंसिडर किया लूप तुमने क्लोज्ड लूप, इसमें से कोई भी मतलब तुम्हारे पास ईएमएफ अप्लाइड तो यहाँ पे है, यहाँ तो है ही नहीं, है ना। तो ये वाला टर्म तो नहीं आएगा, ये वाला टर्म आएगा। तो चलो हम आईआर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो देखो कैसे चल रहे हो, बी ए सी बी। तो एक चीज़ क्लियर है कि ये जो करंट है मतलब आई माइनस आई वन इंटू पी होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, क्यों, तुम भी ऐसे जा रहे हो। फिर प्लस ये तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ तुमने सीख लिया है ना, तो खुद से भी कर सकते हो। आई जी के साथ रेजिस्टेंस, इसका जो ये जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है जी, तो जी लिखेंगे हम। मैंने पहले बता दिया गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस मैंने जी पकड़ा हुआ है। ठीक है, इससे जाते हुए ये देखो ये उल्टा जा रहा है, तो माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू कितना लिखना है मुझे, जीरो लिखना है। क्यों, क्योंकि ईएमएफ इस क्लोज्ड लूप में है ही नहीं। ठीक है, आईआर वाला टर्म सी है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, आई माइनस आई वन इंटू पी प्लस आई जी जी इक्वल टू आई वन इंटू आर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है मान लो। अब देखो, अब इसमें अप्लाई करते हैं सेम चीज़, केवीएल अप्लाई करने वाले इस लूप पे। ऐसे करते हैं ए सी डी ए, देखो ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या करने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, तो ए सी डी ए अगर मैं लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलो अगेन
अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप, कौन सा लूप लिया मैंने, ACDA, ठीक है। तो इसमें तुम अप्लाई करो, खुद से लिख सकते हो, अगर खुद से लिख पा रहे हो तो ज़रूर लिखो, है ना, लिख पाओगे। तो कैसे जा रहा हूँ, ऐसे IG इंटू जी होगा यहाँ पे, तो लिख लेते हैं IG इंटू जी होगा, पहले टर्म पॉजिटिव हो गया, फिर ये वाला टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस I1 प्लस IG इंटू एस हो जाएगा, बट ये वाला टर्म जो होगा नेगेटिव होगा, तो -I-1 माइनस IG इंटू Q, और कोई भी EMF है नहीं इस क्लोज्ड लूप में, देख लो है, कोई भी EMF है नहीं, तो ये कितना होगा 0, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ठीक से लिखें, इस टर्म को उस साइड में ले जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पहला इक्वेशन है, इसको मिटा देते हैं। चलो, तो ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, इसमें से दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, चलो जल्दी से। IgG प्लस I1 प्लस IG इंटू एस, और इस नेगेटिव साइन को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, I माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। चलो, अब तुम्हारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, मैं रब कर देता हूँ, सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 रखते हैं। चलो, अब क्या है, देखो तुम्हारे पास जो रेजिस्टेंसेस है ना वो नोन है एक्चुअली, मतलब PQR जो है वो नोन है, पहले तो ये समझ लो, PQR जो है वो नोन रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से जो करंट जाएगा ना, यहाँ से जो करंट जाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन तो तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर से मिल ही जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर जो होगा तुम्हारे पास उससे डिफ्लेक्शन मिल रहा है, मतलब करंट जा रहा है। अगर ये नो डिफ्लेक्शन दे रहा है, अगर ये नो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इससे करंट नहीं जा रहा है। तो हम ना इन वैल्यूज़ को ऐसे एडजस्ट करेंगे, ये जो 3 रेजिस्टेंस जो हमारे पास नोन है ना, इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि द वैल्यूज ऑफ PQR आर सो एडजस्टेड दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब पहले जो भी वैल्यूज था, मान लो पहले जो भी वैल्यूज था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इससे करंट जा रहा था, जो मैंने IG लिखा हुआ है, IG पहले जा रहा था, माइंड इट, यहाँ से करंट पहले जा रहा था, ठीक है। जब करंट गया ना, मतलब IG अगर एग्जिस्ट करता है तो ईस्टर्न ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, माइंड इट। IG अगर जा रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो ईस्टर्न ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। कब बैलेंस होगा, जब गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर शोइंग नो डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, उससे करंट नहीं गया ना, इसलिए डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। तो इसको कैसे करेंगे कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं जाए, इस वैल्यूज़ को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हम ऐसे वैल्यूज़ ले लेंगे, मतलब एडजस्ट करते हुए कि यहाँ से अल्टीमेटली करंट ना जाए। तो जब यहाँ से करंट नहीं जाएगा तब हम कहेंगे कि ईस्टर्न ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो जब ईस्टर्न ब्रिज बैलेंस्ड होगा तब क्या होगा, IG 0 होगा, ठीक है। तब IG 0 होगा, तब हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 है वो कैसे चेंज होता है देखते हैं। तो व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तब क्या होता है, देन IG इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन IG इक्वल टू 0 होगा। IG को 0 कैसे करना है, फिर से समझ लो ये बात, IG को 0 कैसे करना है, ये जो वैल्यू तुम्हारे पास नोन होगा ना, इसको तुम ऐसे एडजस्ट करोगे कि देखोगे ये डिफ्लेक्शन जो है अल्टीमेटली जो रीडिंग है वो 0 पे आ जाएगा। एडजस्ट करते करते, गैल्वेनोमीटर तो एक डिवाइस होता है, यहाँ पे तो मैंने ऐसे गोल करके G लिख दिया, अल्टीमेटली तो तुम्हारे पास डिवाइस होगा ना, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो अल्टीमेटली ऐसे मूव करते हुए 0 पे आ जाएगा। इसको तुम एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा एडजस्ट करोगे तो वैल्यूज आर सो चूजन कि ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ईस्टर्न ब्रिज इज बैलेंस्ड। चलो, तो अब तुम्हारे पास मान लो ये तुम्हारे पास पहला इक्वेशन था, तो इसमें अगर तुम कहते हो IG 0 होगा, ये तुम्हारे पास पहला, देखो मेरे पास इतना जगह है नहीं इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, तुम तो अपने कॉपी में डिफरेंट, मतलब ये डिफरेंट लाइन होगा। तो यहाँ पे अगर फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में IG 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये एक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और यहाँ पे अगर IG 0 पुट करता हूँ तो देख लो, यहाँ पे अगर IG 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा, ये तुम्हारे पास यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आ गया
जो कि इक्वेशन 3 है, और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। व्हिस्टन ब्रिज जब बैलेंस हो गया वो वाला कंडीशन हम लिख रहे हैं, तो उस टाइम में IG 0 होगा, ये तो 0 हो गया, प्लस तो रहेगा यहाँ पे I1, ये 0 हो गया तो I1 इंटू एस होगा, इक्वल साइन दो यहाँ पे, ये I माइनस I1 ये तो 0 हो गया, तो I माइनस I1 ये 0 हो गया इंटू Q। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, I माइनस I1 इंटू Q इक्वल टू I1 इंटू एस, और इसको थोड़ा सा सामने I1 इंटू आर लिखना है ना, इक्वल टू I1 इंटू आर। ठीक है, तुम अपने कॉपी में ठीक से लिखना, बाद में मत कहना मेरे यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2, जब बैलेंस्ड नहीं था तब तो ये ऐसे था, जब बैलेंस्ड हो गया व्हिस्टन ब्रिज तब तो IG इक्वल टू 0 हो गया, तो उस कंडीशन में IG इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास, और पहला जो इक्वेशन था उसको मैं रफ कर चुका हूँ, उसमें 0 करोगे तो ये आएगा, तो ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा चीज़ है, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 कर दो, तो चलो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 करना है हमें, तो ये सारा चीज़ रब कर दो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 वी गेट, क्या होगा देखो यहाँ पे कितना है, I माइनस I1 इंटू पी डिवाइडेड बाई यहाँ पे I माइनस I1 इंटू क्यू, I माइनस I1 इंटू क्यू इक्वल टू यहाँ पे I1 R यहाँ पे I1 S। ठीक है, अब तो इजी हो गया, अब खुद से कर सकते, आराम से करोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, चला गया, कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, मैंने पहले ही बताया था, इस पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने वाले हैं, और इससे तुम जो अननोन रेजिस्टेंस है S उसको इन टर्म्स ऑफ PQR में तुम डिटरमाइन करोगे। तो अल्टीमेटली देखो तुम्हारे पास ऐसे हो गया, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। तो एक चीज़ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी से मतलब न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, P बाई आर इक्वल टू Q बाई एस। एक बार समझ लो क्या हो रहा है, फिर हम तो देख लेंगे S कैसे डिटरमाइन करना है, वो तो S एक साइड में रख दोगे, बाकी सारा एक साइड में आ जाएगा। ठीक है, बट इसको समझो, ये जो कंडीशन है ना, ये कब मिला, तुम कहोगे सर ये IG इक्वल टू 0 जब हुआ तब मिला। अब IG इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, IG इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि व्हिस्टन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस्ड है तो IG इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। तो उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है, मतलब दिस बाई दैट इक्वल टू दिस बाई दैट होता है, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो दिस बाई दैट इक्वल टू दिस बाई दैट होता है ना। तुम ऐसे कह सकते हो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ऐसे कह सकते हो, या फिर P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, ऐसे भी कह सकते हो। बट ये कंडीशन कब आया, जब व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस था। ठीक है, तो मैं अगर उल्टा कहूँ, हमने जो यहाँ पे किया हुआ है वो ऐसा है कि हमने ये कहा कि IG इक्वल टू 0, इसका मतलब व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस्ड है, इसका कंसिक्वेंस ये है। अब मैं अगर उल्टा कहूँ कि अगर P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है, इसका मतलब क्या है, व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब IG 0 है। ठीक है, हमने जो किया वो कैसे कि हमने कहा कि द वैल्यूज ऑफ PQR आर सो एडजस्टेड दैट नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स IG इक्वल टू 0। उसके बाद हमें जो KVL अप्लाई किया था इन दोनों लूप में, उससे करते हुए हमें ये मिला। न्यूमेरिकल के टाइम में हम ऐसे कहेंगे, हम आगे जाके न्यूमेरिकल करेंगे तो वो और भी क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें ऐसे मिलता है तब हम कहेंगे भाई इस ब्रांच से तो करंट नहीं जा रहा है। ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब इस ब्रांच से करंट नहीं जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर इसको तुम याद रखो। और फाइनल चीज़ क्या था, हमें क्या निकालना था, S निकालना था, तो निकाल दो यहाँ से। S कितना होगा, S होगा R बाई पी इंटू क्यू, बस खत्म, S R बाई पी इंटू क्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नोन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल जो था वो व्हिस्टन ब्रिज प्रिंसिपल था। व्हिस्टन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तुम्हारे पास नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर शोइंग नो रिफ्लेक्शन, तब क्या होता है, व्हिस्टन ब्रिज इज बैलेंस्ड होता है, और तब P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन ऐसा था, इसके पास 4 आर्म्स थे, 4 आर्म्स में 4 रजिस्टर होता है, 4 रजिस्टर्स में 3 रजिस्टर का रेजिस्टेंसेस नोन होगा, एक अननोन होगा। ठीक है, फिर
तुम्हारे पास बी और डी जो एंड है, दो एंड में तुम सेल लगा दोगे और बाकी दो एंड में तुम एक गैल्वेनोमीटर लगा दोगे। गैल्वेनोमीटर लगाओगे मतलब वो करंट का डिफ्लेक्शन देगा। फिर क्या हुआ, फिर हमने करंट भेजा, यहाँ से I1 गया तो यहाँ से I माइनस I1 गया। फिर हमने कहा कि IG यहाँ से चला गया तो I माइनस I1 से माइनस IG यहाँ से गया। फिर ये IG आते हुए यहाँ से गया और I1 तो I1 प्लस IG हो गया। फिर ये यहाँ से जाते हुए ऐसे गया तो ये भी करंट यहाँ से ऐसे गया, तो अल्टीमेटली दोनों का एडिशन हुआ तो अल्टीमेटली आ गया, जितना करंट यहाँ से भेजा था उतना करंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप कि ये बहुत ईजी है, समझ चुके हो। और यहाँ पे तुमने KVL इन दोनों ब्रांचेस में क्लोज्ड लूप में अप्लाई किए हो। करते हुए तुमने कहा कि IG जब 0 होगा तब क्या होगा, फिर तुमने डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे पास ये अल्टीमेट इक्वेशन आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना टफ है नहीं व्हिस्टन ब्रिज। व्हिस्टन ब्रिज जो है अगर ये समझ चुके हैं उसी का प्रिंसिपल जो है हम मीटर ब्रिज में अप्लाई करते हैं। किरचॉफ लॉ जो है, हमने किरचॉफ लॉ सीखा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करते हुए हमने एक कंडीशन निकाला कि व्हिस्टन ब्रिज कब बैलेंस रहेगा। ठीक है, फिर आगे जो टॉपिक है हमारे पास मीटर ब्रिज, वो व्हिस्टन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो अभी तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे पास ऐसे बना लूँ मैं पहले, मैं तो रब कर सकता हूँ, तुम तो रब नहीं कर सकते, है ना। तो ये तुम्हारे पास मान लो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, क्या है ये तुम्हारे पास एक सर्किट है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो करंट है I वो कितना है इस सर्किट में। ठीक है, तो ऐसे सर्किट जो होता है ना वो व्हिस्टन ब्रिज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्हिस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल जो हो रहा है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तुम्हें देखना है। ऐसे सर्किट, अब कहोगे इसमें सर कैसे पता चल रहा है कि व्हिस्टन ब्रिज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस पार्ट में, सिर्फ इस पार्ट में यहाँ पे व्हिस्टन ब्रिज फॉलो हो रहा है। देखो 5/5 = 5, मतलब इन दोनों का रेशियो लो तो 5/5 हो रहा है। इन दोनों का रेशियो कितना हो रहा है, 5/5 हो रहा है। और इन दोनों का रेशियो लो 5/5, मतलब आंसर 1 हो रहा है। यहाँ पे भी आंसर 1 हो रहा है, यहाँ पे भी रेशियो 5/5 हो रहा है, यहाँ पे भी 5/5, आंसर 1, तो इसका भी 1 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दिस बाई दैट = दिस बाई दैट हो रहा है तो मतलब क्या है, मतलब इससे इस ब्रांच से करंट नहीं जाता। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये ब्रांच है ही नहीं, क्योंकि इससे करंट नहीं गया ना, ये ब्रांच है ही नहीं। तब क्या होगा, तब होगा यूं कि ये दोनों सीरीज हो गया और ये दोनों भी देखो डायरेक्ट सीरीज हो गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, R1 मान लो 5 + 5 10 हो गया। R2 मान लो ये है 5 + 5 10 ओम हो गया। समझ रहे हो ना कैसे अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो इसको R3 लिखते हैं, 20 ओम है। ठीक है, ये तो 20 दिया मैंने। देखो अब तो इजी हो गया, अब तुम्हारे पास यहाँ से करंट आया तो ये 3 ब्रांचेस में जाएंगे, ये तीनों जो होगा मतलब 10 ओम 10 ओम 20 ओम पैरेलल है। ये वाला चीज़ तो अब इजी हो गया, अब तो कर ही पाओगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम समझ रहे हो कि 5/5 और 5/5 यहाँ पे सेम हो रहा है ना। जब ये 10 था, जबकि ये 10 ओम था, तो हमें इसको लेना ही नहीं है। क्यों, हमने व्हिस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल में सीखा हुआ है, दिस बाई दैट = दिस बाई दैट होता है कब, जब यहाँ से कोई करंट ही नहीं जाता। तो ये ब्रांच मायने नहीं रखती यहाँ पे, इसलिए हमने हटा दिया। जब हटा दिया तब पता चला कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली तुम लिखोगे कि 1/R इक्विवेलेंट = 1/10 + 1/10 + 1/20, ये तीनों पैरेलल में है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा। तो देख लो यहाँ पे 5/20 हो रहा है तो 1/4 होगा, मतलब R इक्विवेलेंट होगा तुम्हारे पास 4 ओम। तो V = R कर लो, 4 मैंने इसीलिए दिया था, 4 मैंने इसीलिए दिया था। चलो तो तुम यहाँ पे लिखोगे, वी नो दैट V =
आर आई। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है तुम्हारे पास 4 वोल्ट, टोटल 4 है, आई तुम्हें निकालना है, तो आई इक्वल टू 4/4 मतलब 1 एम्पियर। खत्म कहानी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बार बार कह रहा हूँ कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो कि इसमें तुम्हें व्हीटन ब्रिज का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ये तो समझ चुके हो आई होप। जैसे कि अगर तुम्हारे पास किताब है ना, तो किताब खोलो और एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ 3.8। सॉल्व एग्जाम्पल 3.8 का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, डिज़ाइन कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है। मान लो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट डेटा तो भूल गया, ऐसा कुछ होगा 60 होगा या फिर 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 60 होगा, ऐसा कुछ होगा 60 हो। ठीक है, और यहाँ पे 10 और 5 है शायद, देख लेना। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डेटा कितना है, वो तो तुम खुद से देख रहे हो, मैंने बता दिया है ना। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस बाय दैट इक्वल टू दिस बाय दैट नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम को देखो ठीक से, मतलब यहाँ पे तुम इसको देखने में ऐसा लग रहा है, डिज़ाइन इसने ऑथर ने ऐसा बनाया कि देख के लगता है कि व्हीटन ब्रिज वाला प्रॉब्लम है, बट है नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये व्हीटन ब्रिज वाला प्रॉब्लम है नहीं, इसको तुम्हें केवीएल अप्लाई करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, मुझे बताना। ये सॉल्व है बट इसको बिना देख के करना है, ये होमवर्क है। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि दिस बाय दैट इक्वल टू दिस बाय दैट नहीं हो रहा है। इसका मतलब तुम यहाँ पे व्हीटन ब्रिज अभी अभी जो प्रॉब्लम किया उस टाइप का है नहीं, बट ऑथर ने डिज़ाइन ऐसे किया, देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये व्हीटन ब्रिज का रिलेटेड प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, जरूर करके मुझे बताना। चलो आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम जो कि पूछा जाता है बार बार, ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, चैप्टर 2 में मैंने बहुत बार मेंशन किया कि कैपेसिटर का कुछ प्रॉब्लम तुम कर नहीं पाओगे जब तक तुम व्हीटन ब्रिज का प्रिंसिपल नहीं जानोगे। तो अब मैं इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर तुम्हें कैपेसिटर में मिलता है, तो अब मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे तुम्हें कैपेसिटर में सॉल्व करना है। बस कैपेसिटर का क्या होता है, सीरीज़ में R1 R2 बाई C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होगा। अगर दो कैपेसिटर्स है, कैपेसिटेंस C1 और C2 है ना, और पैरेलल में C1 प्लस C2 होगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर का रेजिस्टेंस लेके कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मिल रहा है चैप्टर 2 में, अब तुम कर पाओगे। मैं ये और नहीं करूँगा, बस यहाँ पे बता दूंगा कि इसमें कैसे करना है। तुम इस चैप्टर में अगर मिल रहा है ना, मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, मुझे पता है चैप्टर 2 में है, जो कि मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे व्हीटन ब्रिज प्रिंसिपल पहले बताना था। अगर वीडियो तुम देख रहे हो ना मेरा, तो वहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है, बार बार कहा है चैप्टर 2 में, वीडियो में मैंने बार बार कहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं व्हीटन ब्रिज प्रिंसिपल तुम्हें पढ़ा दूंगा, तब मैं कहूँगा कि चैप्टर 2 में फिर से जाना है और इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो ये तुम खुद से निकालोगे चैप्टर 2 में कहाँ पे है और खुद से सॉल्व करके मुझे बताओगे। ठीक है, और ये मैं कर रहा हूँ। चलो मान लो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 5 ओम है और ये 4 ओम है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, बहुत ही जाना पहचाना सा डायग्राम है, मिल ही जाएगा, हर एक रेफरेंस बुक में मिलेगा, एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में भी शायद मिल जाएगा, बोर्ड का क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। बहुत ही जाना पहचाना वाला सर्किट है ये। तो इसमें पूछता है ये कि R इक्विवेलेंट कितना है भाई, ये बता दो। तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो होता है वो व्हीटन ब्रिज वाला प्रॉब्लम होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बट तुम्हें पता करना है कि भाई कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है, मतलब व्हीटन ब्रिज मतलब ऐसा होना चाहिए, तो फिर है ना, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा। अब तुम कहोगे सर ऐसा तो देखने में नहीं लगता, ये है ना, ऐसा होना चाहिए। अब तुम कहोगे ऐसा तो नहीं दिखता सर ये, तो चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ये व्हीटन ब्रिज का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो इसमें ऐसे वाले प्रॉब्लम में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। पहले इस पॉइंट्स का ना नाम दे दो, ये A, ये B है, ये C है और ये D है। देखो P Q इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मैंने ये A B C D मैंने खुद से दे दिया। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में अगर तुम्हारे पास इन पॉइंट्स का नेमिंग अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलता है तो तुम्हें खुद से देना है। अगर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी गिवन है देन तो नो प्रॉब्लम। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे इंटेंशनली नहीं दिया, तो मैंने खुद से अब एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब क्या करना है, अब तुम अगर देख लो, कनेक्शन देख लो, देखो ए और सी में एक रजिस्टर है ना, ए और बी में एक रजिस्टर है, ए और बी के साथ कनेक्शन है, ए और सी के साथ कनेक्शन है। अब मैं तुम्हें पूछूं कि भाई ए और डी के बीच में कोई रजिस्टर है, तो तुम देखोगे सर ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, नहीं है, ठीक है। फिर सी और डी के बीच में एक है, डी और बी के बीच में भी एक है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ए बी सी डी हमें लिखना है। अब तो ए और डी में यहाँ पे लिखता हूँ, ए और डी के बीच में कोई भी रेजिस्टेंसेस है नहीं, ठीक है। मान लो मैंने बी यहाँ पे लिखा और सी यहाँ पे लिख दिया। अब देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये रहा। बी और सी के बीच में एक है, तो बी और सी के बीच में एक है। ए और बी के बीच में जो है वो 1 ओम का है, बी और सी के बीच में जो है वो 5 ओम का है, ठीक है। फिर ए और सी के बीच में जो है वो 2 ओम का है, तो लिखो यहाँ पे, ड्रॉ करो, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है ना। फिर क्या करना है, बी और डी के बीच में देख लो, बी और डी के बीच में जो है वो 2 ओम का है, तो लिखो मतलब ड्रॉ करो, सॉरी मैं बार बार लिखो कह रहा हूँ। और सी और डी के बीच में जो है वो 4 ओम का है, सी और डी के बीच में जो है वो 4 ओम का है, खत्म। और ए और डी वही पॉइंट पी है ना, यहाँ से लेके तुमने सेल लगाया हुआ है, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है, मतलब सेल लगाया हुआ है ना, वो तो गिवन नहीं है वैसे, ऐसे रख दो, क्या है ऐसे रख दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो क्या है, ये कितना था, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 2 था, तो लिखो 2। और सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में 4 था, तो लिखो 4 ओम। अब तुम खुद से बताओ, 1/2 यहाँ पे रेशियो हो रहा है 1/2 और यहाँ पे रेशियो हो रहा है 2/4, मतलब काट कूट के ये भी 1/2 हो रहा है, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब दिस बाई दैट इक्वल टू दिस बाई दैट, तो हो रहा है इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल वाला 3.8 में तो नहीं हो रहा था, तो हम व्हिटन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे तो हो रहा है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब क्या करना है हमें, आगे ये करना है कि भाई इसको मिटा दो, नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि जब दिस बाई दैट इक्वल टू दिस बाई दैट होता है, तब क्यों होता है ये चीज़, क्यों होता है? क्योंकि इससे करंट नहीं जाता ना, हमने पढ़ा हुआ है अभी प्रिंसिपल में, तो इसको हम अपने हटा दिया। फिर क्या हुआ कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में, सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया। तो ये दोनों अगर सीरीज में है, समझ रहे हो ना, ये दोनों अगर सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, 2 + 1, मान लो R1 में लिख रहा हूँ 3 ओम और R2 में लिखूंगा यहाँ पे 6 ओम। अब तो तुम खुद से कर रहे हो, कर ही लोगे। और ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 R2 बाई R1 + R2, ये 18, ये 9, ये 2 ओम होगा। इसका आंसर खत्म, ठीक है। 3 ओम हो गया यहाँ पे, 1 + 2 3 ओम हो गया, 2 + 4 6 ओम हो गया, कहानी खत्म हो गया बस। ये दोनों फिर 3 ओम 6 ओम क्या है, पैरेलल में है ना। तो पैरेलल के लिए R1 R2 बाई R1 + R2, तो 9 हो जाएगा, और ये 18 है, बस 2 ओम आंसर है, खत्म, ठीक है। चलो अब तुम्हारे पास एक होमवर्क है, तुम्हें करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर तुम प्रॉब्लम कर रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में बताया करो ना, अच्छा भी लगता है, और तुम्हें अच्छा लग रहा है तो लाइक भी किया करो। तुम कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, है ना। पता नहीं करोगी कि नहीं करोगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट इसका कितना होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ये होमवर्क हो गया, तो ये करना, अच्छी तरीके से करके बताना मुझे कितना आंसर आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एक चीज़ और होमवर्क दे देता हूँ, तुम्हें एक क्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा सॉल्व एग्जाम्पल में। मैं एक सॉल्व एग्जाम्पल कितना है वो भूल गया, सॉल्व एग्जाम्पल में वहाँ पे भी KVL अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम तुम खुद से करना। अगर नहीं कर पा रहे हो ना, क्यूब देख के घबरा गए हो, तो मुझे बताना ज़रूर, है ना। एक हिंट मैं बता देता हूँ, इसमें ऐसा है कि करंट मान लो यहाँ से I गया हुआ है, और इसमें 3 ब्रांचेस मिला इसको, और तीनों में रेजिस्टेंस मान लो तुम्हारे पास, इसमें R है, इसमें R है, और इसमें R है, ठीक है। तो मान लो करंट I नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा कि 3I गया है।
तो रेजिस्टेंस सेम मिल रहा है ना, तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ है वहाँ पे। क्यूब वाले प्रॉब्लम है, जो क्यूब वाले प्रॉब्लम सॉल्व है तुम्हारे पास किताब में, तुम देख रहे हो शायद, तो उसको तुम्हें करना है। और इसके एक साइड वाले ब्रांच में बस केवीएल अप्लाई कर दोगे, जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट में आ जाओ, कमेंट में बताओ, मैं करवा दूंगा। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। तो अभी और एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं, चलो। तो देखो ये तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, ये एक सर्किट डायग्राम है। इससे तुम्हें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो सेल है इससे अगर करंट आई जा रहा है तो ये आई जो है इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये एंट्रेंस में आया क्वेश्चन है, शायद JEE एडवांस में होगा। जो भी हो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये समहाउ व्हिस्टन ब्रिज से रिलेटेड है। ठीक है, क्या बता सकते हो कैसे पता चल रहा है कि व्हिस्टन ब्रिज से रिलेटेड है? कैसे करना है इसको? तो देखो V इक्वल टू RI से ही करना है अल्टीमेटली तुम्हें, है ना। और I इक्वल टू V बाई R, R मतलब इस केस में पूरा मिला के जो R इक्विवेलेंट होगा उसको पहले निकालना है। V तो तुम्हारे पास गिवन है 6.5 वोल्ट, तो R इक्विवेलेंट निकालना ही इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पे। मतलब R इक्विवेलेंट के ऊपर ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमें। स्टार्ट करते हैं, चलो सॉल्व करना। V तो गिवन है, V इक्वल टू RI अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं। देखो इस साइड को देखो, इस साइड को देखो, मतलब इस साइड पे तुम्हारे पास 1/2 हाफ है, दिस बाय दैट रेशियो। यहाँ पे 8 ओम है और यहाँ पे तुम्हारे पास 2/4 है, मतलब हाफ है। मतलब दिस बाय दैट इक्वल टू दिस बाय दैट हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम कहोगे सर इसको मिटा दो, आप इसको तो मिटा दो। चलो मिटा दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है। अब तुम कहोगे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो रहा है सर इसको R1 लिख दो, और ये 3 ओम है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको R2 अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये 6 ओम है। ठीक, आई होप कि पहले तुमने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लेना, नहीं किया तो बैक करके कर दो। अब देखो यहाँ तक कहानी, मतलब ये दोनों मिला के मैंने लिख दिया 3 ओम, ये दोनों मिला के मैंने लिख दिया कितना 6 ओम। इससे जो इक्विवेलेंट मिल रहा है अभी जो मिल रहा है, इसको मैं क्या दूँ, R डैश लूँ, R3 लिख देता हूँ यार, R3 3 इंटू 6/3 + 6, तो ये 2 ओम आ रहा है। ठीक है, ये 2 ओम आया अभी मेरे पास। तो चलो मतलब इसका मीनिंग ऐसा है कि ये सारा मिला के ये सारा हटा देते हैं। सारा हटा दिया मैंने, कितना आया 2 ओम आया, है ना, क्लियर है। ये सारा मिला के कितना आया 2 ओम आया, 2 ओम है मेरे पास। अब देखो फिर से ये 2 ब्रांच है तुम्हारे पास और ये 2 ब्रांच है तुम्हारे पास, इन बिटवीन 10 है ना। तो R3 लिख लिया मैंने 2 ओम, जो भी हो। अब देखो दिस बाय दैट मतलब 6/2, 3 ओम तो नहीं होगा, रेशियो है ये। इस साइड में देखो 6/2 हो रहा है 3, और इस साइड में देखो 12/4, ये भी 3 हो रहा है। तो दिस बाय दैट इक्वल टू दिस बाय दैट हुआ अब, है ना। मतलब क्या है, मतलब तुमको इसका मतलब इसको हटा दो। क्यों? क्योंकि इससे करंट नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे भी किया हुआ है हमने। तो हुआ क्या, तो हुआ यूं कि R4 जो होगा, मान लो R4 ये ऐड हो जाएगा, कितना हुआ 6 ओम, और R5 लिख लेते हैं। R5 लिख लेंगे, कितना हुआ 18 ओम। समझ रहे हो ना। देखो मेन थिंग इस कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं तो खुद से कर रहा हूँ 2 बार। व्हिस्टन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो रहा है इस सर्किट में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था बट ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब 6 इंटू 18/6 + 18, ये तुम्हारे पास मान लेते हैं R5 R6 लिख देते हैं, है ना। तो 6 इंटू 18 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास 24। तो ये 4 हो गया और ये 2, ये 9 हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली आंसर हो गया 4.5, है ना। 9/2 मतलब 4.5 होता है, 4.5 ओम। अब बताओ यहाँ से पूरा आंसर कितना आया तुम्हारे पास, यहाँ से पूरा आंसर आया मेरे पास 4.5 ओम। उसके साथ 2 क्या है, सीरीज में है। तो अल्टीमेटली R इक्विवेलेंट इसमें कितना हुआ, अल्टीमेटली R इक्विवेलेंट कितना हुआ 2 + 4.5, देखो 6.5 हो रहा है। देखो जिसने क्वेश्चन डिजाइन किया है वो यहाँ पे इन्होंने भी 6.5 वोल्ट दिया, क्योंकि V = RI जब अप्लाई करोगे तो I = 1 एम्पियर निकलेगा, है ना।
तो आई होप कि तुम समझ चुके हो कैसे करना था इस प्रॉब्लम को। बहुत ही ईजी टाइप प्रॉब्लम था। फाइनली लिख देते हैं, इतना कर लिया जब, वो भी लिख देते हैं V इक्वल टू आर आई 1 एम्पियर निकलेगा, है ना। जिसने क्वेश्चन एंट्रेंस का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2015 का होगा शायद एडवांस में। तो V इक्वल टू आर आई तुम लिखोगे यहाँ पे R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट कितना होगा, V बाई आई होगा। V तुम्हारे पास क्या लिख दिया मैंने, I कितना होगा तुम्हारे पास, V बाई R इक्विवेलेंट, ये हो गया 6.5 डिवाइडेड बाई ये भी खत्म भी हो गया 6.5। तो ये तुम्हारे पास 1 एम्पियर आंसर है, ठीक है। तो इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम था, बट तुम्हें यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे तुम्हें ये देखना था कि इससे तुम व्हिटन ब्रिज प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि तुम खुद से मतलब जान रहे हो ना कि दिस बाई दैट इक्वल दिस बाई दैट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें खुद से देखना है, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ V इक्वल टू आर आई वाला प्रॉब्लम था जो व्हिटन ब्रिज प्रिंसिपल्स बेस्ड था, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम होता है V इक्वल टू आर आई में, तो ये भी वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियल मीटर एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप कि 2 मोर लेक्चर्स विल बी देयर, ठीक है। उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को रैप अप कर देंगे, हम मूविंग चार्ज में चले जाएंगे, ठीक है, चैप्टर 4 में। तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यहाँ पे, 2 लेक्चर काफ़ी है ख़त्म करने के लिए। आई होप विथ न्यूमेरिकल तो मैं करवा ही रहा हूँ, बट तुम कितना कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हें खुद से बहुत ज़्यादा करना है। नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, ठीक है। आज तो बहुत सारा होमवर्क दिया, होमवर्क कर रहे हो ना, तो कमेंट में बताना। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, एक चीज़ यहाँ पे स्किप कर जाऊँगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो यहाँ पे पावर वाला एक कॉन्सेप्ट है, पावर P इक्वल टू वी आई या फिर I स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और हीट होगा तुम्हारे पास I स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये सिंपल सा टॉपिक है जो NCERT से तुम खुद से पढ़ लोगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका थ्योरी मैं वैसे फॉर्मूला लिख दिया, मैं इसका न्यूमेरिकल तुम्हें करवा दूंगा, अच्छी तरीके से करवा दूंगा। अगर थ्योरी तुम्हें नहीं आ रहा है ना समझ में, तो मुझे कमेंट बता देना, थ्योरी बता दूंगा। अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, तो कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, इतना टेंशन वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। नहीं हो रहा है तो बताना ज़रूर, मैं इसका न्यूमेरिकल कर दूंगा डायरेक्ट। तो कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे इसका, 2 लेक्चर में शायद मैं ख़त्म ही कर दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। फिर से कहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प करो। थैंक यू वेरी मच।